Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के यूनिट 5 थिंकिंग एंड लैंग्वेज को आगे कवर करेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट और बैरियर्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, इन सब के बारे में कवर करेंगे। सो बिना देर लगे वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। अ प्रॉब्लम इज़ अ बैरियर और हिंड्रेंस टुवर्ड्स योर गोल। प्रॉब्लम क्या है, जितने भी बैरियर्स और हिंड्रेंस आते हैं आपके गोल को अचीव करने के रास्ते में, जितने भी बैरियर्स आते हैं वो सब क्या है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देयरफॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डिफाइंड एज, तो इसको देखते हुए हम क्या बता सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डिफाइंड एज बिहेवियर ऑफ ओवरकमिंग दीज हिंड्रेंस टू अचीव योर गोल। प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बैरियर और हिंड्रेंस जो कि हमारे गोल में आता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, जब हम इन बैरियर्स से ओवरकम करते हैं। ओवरकमिंग करना इन बैरियर्स से, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। अ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस फॉलो 7 स्टेप्स। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकें, उससे हम डील करके अपने गोल को अचीव कर सकें। और कौन कौन से 7 स्टेप्स हैं। सो ये कुछ 7 स्टेप्स हैं जिससे हम प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड, प्रॉब्लम डेफिनेशन। थर्ड इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिफ्थ, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 6 मॉनिटरिंग और 7 इवेल्युएशन। अब हम डिटेल में इन सब पॉइंट्स के बारे में कवर करेंगे कि क्या इन पॉइंट्स में है और ये पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो अब हम एक एक करके सारे जो स्टेप्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। अगर हमारे पास कोई भी एक सिचुएशन है, अगर हमें उसमें यही नहीं पता कि हमें मेन प्रॉब्लम क्या है, या फिर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है। क्या हमें जो फॉर्मूला है वो याद नहीं है, या फिर हमें फॉर्मूला जो है वो पता ही नहीं है, या फिर कोई मैथमेटिकल या फिर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि गलती हुई कहाँ है। जैसे एग्जाम में या फिर कभी भी हमारा कोई क्वेश्चन है, हम वो सोल्व कर रहे हो, लास्ट में क्या है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है वो हम सोल्व करो, लास्ट में आंसर गलत है, तो पहले हम ढूंढते हैं ना कि उसमें गलती कहाँ है, हमने क्या मिस्टेक कर दी है। तो वैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। सो फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये पहली कंडीशन होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, कि हमें पहले ये पता करना होता है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड ओनली, कोई भी प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है व्हेन इट इज़ आइडेंटिफाइड एज अ प्रॉब्लम, जब हम उससे आइडेंटिफाई करें एज अ प्रॉब्लम, कि जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उससे पता लगा कि प्रॉब्लम है क्या। सेकंड है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम की डेफिनेशन। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या है, प्रॉब्लम का नेचर, मीनिंग एंड स्कोप आर आइडेंटिफाइड, कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, और कितनी बड़ी या कितनी छोटी प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है। थर्ड है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। थर्ड स्टेज में क्या, हम स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। स्टेज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द वेज टू टैकल और ओवरकम द प्रॉब्लम दैट इज जनरेटिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि हम जितने भी पॉसिबल वेज हैं, जितने भी पॉसिबल तरीके हैं कि हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, वो सारे पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है वो हम जनरेट करने लग जाते हैं कि हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक मैथ्स की आपके सामने प्रॉब्लम है, तो उसके कई सारे तरीके होते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जिसके अब हम ये थ्योरी भी लगा सकते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अलग अलग फॉर्मूले से एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही हम एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। अगर एक तरीका फेल हो गया तो हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, दूसरा फेल हो गया तो हम तीसरा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो इस स्टेज में जनरेट करने लगते हैं कि कौन से तरीके से हम कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो होती है स्टेज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब फोर्थ स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे ऑर्गेनाइज करना। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स प्रपोज्ड सॉल्यूशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रिलेटेड, उन सबको कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग
दिस स्टेज इन्वॉल्व्स, इस स्टेज में क्या इन्वॉल्व होता है, हाउ डू द वेरियस पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम फिट टुगेदर, कि कितने वेरियस पीसेज हैं, जितने भी पीसेज हैं इंफॉर्मेशन के, उनको एक साथ कलेक्ट करना, एक साथ लेकर के आना, फिट टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, वो सब क्या है इस स्टेज में आता है, ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन को। फिफ्थ है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। आफ्टर डिसाइडिंग विच स्ट्रैटेजी इज अप्रोप्रिएट एंड हाउ टू फॉलो द सिलेक्टेड स्ट्रैटेजी, ये डिसाइड करने के बाद कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सी जो स्ट्रैटेजी है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन जो सबसे अप्रोप्रिएट है, और किस तरीके से उन स्टेप्स को, उस स्ट्रैटेजी के स्टेप्स को फॉलो करना है, वो सब डिसाइड करने के बाद जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है इस स्टेज में, a decision is taken regarding allocating resources, time, money, effort, etc. appropriately in solving the problem, यानी कि हम क्या डिसाइड करते हैं इस स्टेज में कि हम जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है, हमारे टाइम, हमारी मनी, हमारे एफर्ट्स, उन सबको हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, किस तरीके से हम उन्हें बांटेंगे इन रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली, कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। दैट इज़ डिसाइडिंग हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी कि क्या, कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम कितना टाइम देंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और या फिर किस पॉइंट पर, किस समय पर कितना टाइम देंगे, या फिर किस चीज़ पर कितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कितना मनी लगाएंगे, या फिर कितने हम एफर्ट्स दिखाएंगे, तो वो सब क्या है इस स्टेज में आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में। अब सिक्स्थ है मॉनिटरिंग। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली, किसी भी प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व करने के लिए दिस स्टेज रिक्वायर्स अ पर्सन टू कंटिन्यूसली क्रॉस चेक और स्क्रूटिनाइज द पाथ ही और शी हैज़ चूजन, यानी कि मॉनिटर करना, यानी कि जांच करना कि हमने जो भी सॉल्यूशन चूज़ करा है, जो भी हमने प्रोसेस चूज़ करी है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी हमने सॉल्यूशन चूज़ करा है वो कितना कारगर है, यानी कि वो कितने अच्छे से वर्क कर पा रहा है, क्रॉस चेक कर रहे हैं बार बार। कोई भी एक पर्सन इस स्टेज में इन्वॉल्व होता है जो कि पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उस पर ध्यान रखता है, बार बार क्रॉस चेक करता है कि हाँ जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क कर रही है, वो सॉल्व हो रही है। तो इसके लिए मैं क्या चाहिए, एक पर्सन इस स्टेज में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो भी पर्सन उसे सॉल्व कर रहा है वही पर्सन वो बार बार क्रॉस चेक करता है, यानी कि हम इस स्टेज में क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं हमने जो सोल्यूशन चूज़ करा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्क्रूटिनाइजिंग मतलब सर्च करना कि कभी कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी है, उसे सर्च करना। अब लास्ट है इवेल्युएशन। इन दिस लास्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये जो लास्ट स्टेज होती है, जजमेंट अबाउट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज मेड। जो लास्ट स्टेज है इसमें क्या जजमेंट की जाती है, यानी कि हम जज करते हैं कि हम या तो फेल होंगे या फिर हम सक्सेस करेंगे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जो भी हमारे अटेम्प्ट्स हैं वो सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल होंगे, ये जजमेंट हम बनाते हैं। जब हम पूरी ये प्रोसेस कर लेते हैं लास्ट में हम ये जजमेंट्स बनाते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस, सारी स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत सारे जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो सब बनाते हैं स्ट्रैटेजी में, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, फिर हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, फिर हम मॉनिटर करते हैं कि हमने जो भी सॉल्यूशन लिया है वो सही जा रहा है या फिर नहीं, फिर लास्ट में हम इवेल्युएट करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, वो सक्सेसफुल है या फिर फेल हो गई है। तो ये थे सारे स्टेप्स। अब हम आगे पढ़ेंगे बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आगे है बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कौन कौन से बैरियर्स आते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉब्लम क्या है, हमारे गोल्स के बीच में जो भी बैरियर आते हैं वो सब क्या है, प्रॉब्लम। और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम पर भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जिनके बारे में हम अभी इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स आते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब जो फर्स्ट बैरियर है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो क्या है, मेंटल सेट या फिर परसेप्चुअल सेट। तो ये मेंटल सेट और परसेप्चुअल सेट क्या होता है, आवर टेंडेंसी टू ओवर यूज एन ऑलरेडी ट्रायड मेंटल स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ मेंटल सेट। तो मेंटल सेट क्या होता है कि हमारी जो आदत हो जाती है ना एक ही सॉल्यूशन को या फिर एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होती है हमारा मेंटल सेट। जैसे कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम थी, आपके पास एक स्ट्रैटेजी मिली, आपने उसको लगाया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपके पास बार बार अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बार बार उसी एक ही स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आपके पास अगर कोई मैथ्स का सॉल्यूशन है, अब उसके 3-4 फॉर्मूले हैं, अब एक फॉर्मूला आपने ले लिया और बार बार उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आपने एक बार प्रॉब्लम उस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट उसके जैसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपने उसी फॉर्मूले को फिर से यूज़ करा, और जब भी आपके सामने वो वैसा ही सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप बार बार उसी एक ही फॉर्मूले को, उसी एक ही स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर रहे हो।
तो वो क्या है आपका मेंटल सेट, कि आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, कुछ भी नई सॉल्यूशन नहीं लेकर के आ रहे हो, उस एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होता है मेंटल सेट। ऐसे लाइफ में भी अगर हमें कोई भी एक प्रॉब्लम ऐसी मिल जाती है जिसका हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है, तो हम बार बार उससे सिमिलर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उससे उसको सॉल्व करने के लिए हम उसी एक ही स्ट्रेटेजी को यूज़ करते रहते हैं बार बार। तो वो क्या है हमारा मेंटल सेट या फिर परसेप्चुअल सेट। और प्रीवियस successful experience with that particular strategy makes us biased to prefer it every time। कि अगर हमने कोई एक बार उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर लिया और वो सक्सेसफुल भी हो गई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है कि हम बार बार हम उसी ही एक जो स्ट्रैटेजी उसको प्रेफर करें बार बार। हमें लगता है कि हाँ ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बेस्ट है, तो हम इसको ही बार बार यूज़ करेंगे। ज़्यादा हम अपने दिमाग पर जोर नहीं देना चाहते कि हम क्या नया सोचेंगे फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि पता नहीं सॉल्व होगी भी कि नहीं होगी, जबकि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो पक्का प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो हम क्या सोचते हैं कि क्यों इतनी मेहनत करनी, ये स्ट्रैटेजी हमारे पास, इससे लगा दो प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये क्या है हमारा माइंड सेट, मेंटल सेट, परसेप्चुअल सेट। दस व्हेन वी फेस अप विद अ न्यू प्रॉब्लम, जब भी हम कोई नई प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं जो उस पहली वाली प्रॉब्लम से सिमिलर होती है, वी स्टिक टू ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। तो हम पहले से ही एक ऑलरेडी ट्राइड और टेस्टेड टेक्निक पर स्टिक हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो जो हमने पहले से इस्तेमाल कर रखे हैं जिसमें हमें विश्वास है कि हाँ इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, तो हम उसी पर अडिग हैं, उसी पर लगे हुए हैं कि हाँ हम तो इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। द मेंटल सेट इज ऑल्सो नोन एज सेट इफेक्ट। तो ये जो मेंटल सेट है इसे सेट इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये था मेंटल सेट और परसेप्चुअल सेट। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बैरियर है हमारे सामने फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होता है? आवर टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द लाइट ऑफ इट्स यूजुअल और टिपिकल फंक्शन ओनली, दस पॉजिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर द नोवल यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि फंक्शनल फिक्स्डनेस वो बैरियर है, वो हमारी एक आदत है, हमारी टेंडेंसी है कि हम ऑब्जेक्ट्स को उसके एक टिपिकल यूज़ में ही देखते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि जो टूथब्रश होता है उसको हमने क्या उसका अगर हमारे दिमाग में क्या टिपिकल यूज़ है कि हम उसे सिर्फ अपने टीथ ब्रश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं उस टूथब्रश का, बाकी और उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर हमसे कोई कहे कि तुम इसका कोई नया यूज़ करो, तो शायद कोई एक पर्सन जिसे नहीं पता उसके और जितने भी यूजेज़ हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई एक नोवल यूज़ नहीं निकाल पाएगा उस ऑब्जेक्ट का। बट हम उसका क्या एक अलग यूज़ निकाल सकते हैं, हम उसे पेंटिंग करने में यूज़ कर सकते हैं, और भी मतलब पेंटिंग में बहुत सारे कामों में टूथब्रश का यूज़ हम कर सकते हैं। ये एक नोवल यूज़ है उस टूथब्रश का, जिसको बनाया गया सिर्फ टीथ साफ़ करने के लिए, अपने दांत साफ़ करने के लिए, बट हम उसे एक अलग यूज़ भी दे सकते हैं, एक अलग यूज़ भी कर सकते हैं। बट फंक्शनल फिक्स्डनेस में क्या है कि हमारी वो सोच कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका यही यूज़ है। जो डिस्पोजल कप मार्केट में मिलते हैं हम उससे सिर्फ पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, बट अगर हम उसे एक नया यूज़ दे सकें तो हम उसे पेन होल्डर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और भी नए यूज़ हम उससे बना सकते हैं, कर सकते हैं उसका नई तरीके से यूज़। बट फंक्शनल फिक्स्डनेस में क्या होता है कि हम जो उस ऑब्जेक्ट का टिपिकल यूज़ है हम उसे यूज़ करते रहते हैं, कोई एक नई चीज़ नहीं बना पाते उससे। तो ये होती है फंक्शनल फिक्स्डनेस, जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक बैरियर है। नेक्स्ट है यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन जैसे हाउ डू यू प्रोसेस इनिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम आल्सो इन्फ्लुएंस योर चांसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली। यानी कि हम किस तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, वो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उससे ढंग से उन इन्फॉर्मेशंस को इंटरप्रेट नहीं करते हैं तो वो भी क्या है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इन्फ्लुएंस करती है, उससे भी अफेक्ट करती है। अगर हमने ढंग से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करा है, सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी नहीं करा है, उसके बारे में नहीं जाना है, तो हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है और हमें उसे सॉल्व करना है, तो अगर हमें उसे सिर्फ उसके बारे में सिर्फ आधी नॉलेज है, अधूरा ज्ञान है, तो क्या है वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एग्जाम में कोई एक आंसर लिखना है बट हमने क्लास अटेंड ही नहीं करी है, हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हम लिखें क्या उस आंसर में, तो ये भी क्या हमारी प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं हो सकती अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो या फिर इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से प्रोसेस ना करी हो। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज और इंटेलेक्ट, इसमें क्या है? इट मीन्स whether you possess the intellectual ability to solve the given problem or not। यानी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक हो, इतनी एबिलिटी, इतने इंटेलेक्ट आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है या नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में से समझा रखा है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इफ़ यू आर गिवन ए प्रॉब्लम ऑफ अलजेब्रा टू अ स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट स्टैंडर्ड, विल ही बी एबल टू सॉल्व इट।
यानी कि आपसे पूछ रखा है कि अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ता है, उसको आप अलजेब्रा के क्वेश्चन दे रहे हो, उसको आप 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दे रहे हो, तो क्या वो उसे सोल्व कर पाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इसका जो ऑब्वियस जो आंसर है वो क्या होगा कि नहीं। नो, बिकॉज ही डजंट पोज सफिशिएंट इंटेलेक्ट और एक्सपर्टाइज टू सॉल्व इट, क्योंकि उसके पास इतनी इंटेलिजेंस, इतनी इंटेलेक्ट ही नहीं है कि वो उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके, उस अलजेब्रा के क्वेश्चन या फिर उस 10th स्टैंडर्ड के या 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को वो सोल्व कर सके। वैसे अगर आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में और आपको थर्ड ईयर के क्वेश्चंस दे दिए जाएँ तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उतना इंटेलेक्ट ही नहीं है, आपके पास इतनी एक्सपर्टाइज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कुछ भी, तो आप उसे सोल्व नहीं कर सकते। वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपके पास इंटेलेक्ट नहीं है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो भी एक बैरियर है कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी ही एज के कोई स्टूडेंट है बट जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं, बेशक वो आपके ही एज के हो, आपके ही स्टैंडर्ड के हो, बट उनका आईक्यू क्या है, वो कम है आपसे, तो वो भी उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएंगे जो कि आप सोल्व कर सकते हो। आप दोनों बेशक सेम एज के हो बट उनका इंटेलेक्ट इतना नहीं है, आपके बराबर नहीं है, इसलिए जो प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो वो सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए जो एक्सपर्टाइज है और इंटेलेक्ट है उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके ना होने से भी ये भी एक बैरियर है हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। अब नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्या कि मोटिवेशन की कमी होना। इवन दो यू पोसेस ऑल द एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अगर आप इतने एबल हो, आप उस लायक हो कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, यानी कि आप 10th स्टैंडर्ड में ही और 10th स्टैंडर्ड के ही आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब आपके में उतनी इंटेलेक्ट है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, तब भी बट लैक ऑफ मोटिवेशन कैन हिंडर योर चांसेस टू सॉल्व इट इफेक्टिवली। बट लैक ऑफ मोटिवेशन है कि मोटिवेशन की कमी होना भी एक अड़चन हो जाती है हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते, आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, आपके पास आपका मन ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो आप सॉल्व नहीं करोगे। यानी कि जैसे आपके सामने खाना है बट आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, जब आपके सामने मनपसंद खाना है बट आपको बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो आप नहीं खाओगे। तो वैसे ही अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आप वो उसको सॉल्व भी कर सकते हो, बट आपको लग रहा है मैं इसे सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा इसे सॉल्व करने में, तो आप उसे सॉल्व नहीं करोगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी उसे सॉल्व करने की। और अगर फिर भी आप सॉल्व करते हो तो आप उतने अच्छे से शायद उसे सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि आपके पास वो मोटिवेशन ही नहीं है उसे सॉल्व करने की। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन योर मोटिवेशनल लेवल इवन आफ्टर फेसिंग फेलियर इन द इनिशियल ट्रायल्स। यानी कि अगर आपको शुरुआत में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर आप फेल भी हो जा रहे हो, तो बार बार अपने आप को, अपनी मोटिवेशन को तोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अरे इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, बार बार इससे कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आप उससे मन अपना हटा लोगे उस प्रॉब्लम से, या फिर जो भी आपको गोल आप अचीव कर रहे हो उसमें बीच में प्रॉब्लम आ रही है और शुरुआत में आप बार बार फेल हो रहे हो, तो अपना दिल छोटा नहीं करना है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, संदीप माहेश्वरी को देखना है और पूरी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो ये होती है लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक हिंडर है। अब लास्ट है इमोशनल ब्लॉक। इमोशनल ब्लॉक क्या? योर एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इफेक्टिवली कैन सीवियरली गेट हैम्पर्ड बाय योर इमोशनल स्टेट। यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली आप सॉल्व करो, उसको सक्सेसफुली सॉल्व करो, उसके बीच में, यानी कि आप जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपकी इमोशनल स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि आपके इमोशंस क्या है उस टाइम पर। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो तो आपका ध्यान किसी दूसरी प्रॉब्लम पर जाएगा, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है उस पर नहीं जाएगा। जैसे कि अगर आपको स्कूल में डांट पड़ी है और अब आप घर में बैठे हो और आपको नेक्स्ट डे आपका टेस्ट है, या फिर ट्यूशन में आपका टेस्ट है, बट स्कूल में आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है और आपके जो टीचर उन्होंने आपसे कहा कि कल अपने पेरेंट्स को लेकर के आना, तो आपके दिमाग में वही बात चलती रहेगी कि अरे कल मुझे स्कूल में अपने पेरेंट्स को लेकर के जाना है। तो आपका ट्यूशन में जो टेस्ट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका कोई मन नहीं लगेगा। अगर आप ट्यूशन में टेस्ट भी दे रहे हो तो दिमाग में आपके वही चलेगा कि कल मुझे अपने पेरेंट्स को लेकर के जाना है, आज मुझे इतनी डांट पड़ गई थी। तो आप शायद उस टेस्ट को भी अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, जो कि आप नॉर्मल स्टेट में अगर आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता तो आप कर लेते, शायद आप बहुत अच्छा करते। बट उस स्टेज पे जो आपकी इमोशनल स्टेट है वो ऐसी है कि आप उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप उस टेस्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो ये इमोशनल जो स्टेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये एक हिंडर भी हो जाती है, एक बैरियर के रूप में भी दिखाई देती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। सपोज इफ यू हैव अ स्टेज फोबिया देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑन योर क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इफेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो कि आपको स्टेज फोबिया, यानी कि आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है। ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों के बीच में बोलने में डर लगता है, आपको स्टेज पे खड़े होकर माइक पकड़ने में डर लगता है, माइक पे कुछ बोलने में डर लगता है। अगर आपको ऐसा कोई फोबिया है तो वो है स्टेज फोबिया। और उससे क्या होता है कि इसका चांसेस है, यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपके टीचर आपसे कहे कि ठीक है सामने आ जाओ और ब्लैक बोर्ड पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब क्योंकि आपको स्टेज फोबिया है
और अगर जैसे ही आप स्टेज पे जाओगे, जैसे ही आप सब बच्चों के सामने, सबके सामने खड़े होगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका ध्यान, आपके दिमाग में क्या आएगा कि सब मुझे देख रहे हैं, अगर कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। और वो जो स्ट्रेस होगा आपका, स्टेज फोबिया का जो स्ट्रेस है, वो क्या करेगा कि आप जो प्रॉब्लम कॉपी पे अपने बेंच पे बैठकर जो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, वो आप ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप अकेले तो घर में बैठे होते हो, अकेले घर में बैठे हो तो बहुत अच्छा गाना गा लेते हो, बहुत अच्छे से डांस भी कर लेते हो, बट जैसे आपको स्टेज पे आपके टीचर्स ने कह दिया कि चलो आप तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो स्टेज पे खड़े होकर गाना गाओ, तो आप नहीं गा पाते या फिर डांस नहीं कर पाते। तो वो ही चीज़ है कि जो स्टेज फोबिया है, उसकी वजह से आप जो प्रॉब्लम बैठ करके अपनी सीट पर बैठ करके कॉपी में जो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, वो ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ये थी इमोशनल स्टेट, इमोशनल ब्लॉक, और ये लास्ट बैरियर था। ये सारे बैरियर्स थे जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो हमारे गोल को अचीव करने में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में आता है। प्रॉब्लम जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये कुछ बैरियर्स थे जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये सारे जो बैरियर्स है ये हमारे रास्ते में आते हैं, जिससे कि हम जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते या फिर इफेक्टिवली सक्सेसफुली सॉल्व नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सामने वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आप जब चूज़ करते हो कोई एक ऑप्शन, कोई एक डिसीजन लेते हो, बहुत सारे जो आपके पास अगर ऑप्शन है और आपको एक डिसीजन लेना है उनमें से कि मुझे कौन सा चूज़ करना है, तो वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। और यहाँ पे क्या लिखा है, इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में, फ्रॉम चूजिंग व्हाट टू वेयर फॉर द पार्टी टू व्हाट नॉवल टू रीड, यानी कि हम पार्टी में जा रहे हो तो हमें कौन सी ड्रेस चूज़ करनी है, वहाँ से लेकर के अगर हमें कौन सी नॉवल आज रीड करनी है वहाँ तक, इन सब में क्या चूज़ होता है, क्या चीज़ यूज़ होती है, डिसीजन मेकिंग। वी हैव टू मेक प्रायोरिटीज़ एंड चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स। हमें हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़ बनानी होती है कि हम कोई भी चीज़ चूज़ करें तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग ही हम चूज़ करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इस टाइम पे कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे सबसे पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। ये हम अपनी प्रायोरिटीज़ बनाते हैं तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर लास्ट में कौन सी, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हम उसे चूज़ करते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और हम उनमें से उन सबको एनालाइज करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, और फिर हम एक चीज़ चूज़ करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ चलो हम ये करेंगे। द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वी यूज टू इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, जो कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारे दिमाग में जो मेंटल प्रोसेस है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इन सब अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करने के लिए और एक चॉइस को बनाने के लिए, एक चॉइस रखने के लिए कि हाँ चलो अब मैं ये चूज़ करता हूँ, इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। उस पूरी प्रोसेस को, उस पूरी कॉग्निटिव प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। और ये थी पूरी डिसीजन मेकिंग। अब हम आगे इसकी प्रोसेस देखेंगे, क्या प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग की, और कौन कौन से इसमें एरर्स आते हैं। जब हम कोई भी डिसीजन चूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, तो उस बीच हमारे रास्ते में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन से एरर्स आ जाते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, जो ऑप्शंस है, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको जनरेट करना। थर्ड, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, फिर उन सब जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करना, यानी कि जो डिसीजन हमने लिया है उसको इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हमने जनरेट करे हैं, यानी कि जैसे कि हमें पार्टी में जाना है, कोई हमें पार्टी में जाना है तो हमें ड्रेस सेलेक्ट करनी है, तो पहले हम 4-5 ऐसी ड्रेसेस अपने सामने रखेंगे जिन्हें पार्टी में पहन के जाया जा सकता है। तो पहले हम उनको इवेल्युएट करेंगे कि हाँ चलो मेरे पास 10 ड्रेसेस हैं, तो इसमें से 4 ऐसे ड्रेसेस हैं जो पार्टी लायक हैं, तो हम पहले उन 4 ड्रेसेस को लेंगे, फिर उन 4 में से हम उन चारों को हम इवेल्युएट करेंगे, उनको देखेंगे कि हाँ चलो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो क्या ये 4 तो सही है, अगर इनमें से मैं कोई भी पहन के जाऊँ तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा या फिर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे पूरे जो अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। चूजिंग एन अल्टरनेटिव, नेक्स्ट है फिर फोर्थ स्टेप, हम चूज़ करते हैं उन सब अल्टरनेटिव्स में से कि हाँ चलो ये 4 ड्रेसेस तो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बट अब इनमें से मुझे क्या पहन के जाना है वो चूज़ करना। फिर फिफ्थ है इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, फिर हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उससे लागू करते हैं, यानी कि जो भी हमने ड्रेस सिलेक्ट करी है फिर हम उससे ड्रेसअप होते हैं, उसके साथ के सैंडल्स लेते हैं, फिर मेकअप करते हैं, ये क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। फिर लास्ट है इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, फिर लास्ट में क्या हम इवेल्युएट करते हैं कि जो भी हमने डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है, वो हमने जो भी ड्रेस सेलेक्ट करी है वो अच्छी भी लग रही है कि बहुत बुरी लग रही है। तो ये था डिसीजन मेकिंग। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग का वो क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन फर्स्ट
यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम। कोई भी डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले क्या आपके पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, जब तो आप उसमें से एक डिसीजन लोगे कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। सो एट दिस स्टेज, ये जो फर्स्ट स्टेज है, अ प्रॉब्लम इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर विच डिसीजन हैव टू बी मेड। तो सबसे पहले इस स्टेज में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे मैंने बताया था, व्हाट शैल आई वेयर एट माई फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी, कि मेरी कोई फ्रेंड है उसकी मैरिज सेरेमनी है तो उसमें मैं क्या ड्रेस पहनूँ, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड है जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स को जनरेट करना। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स आर जनरेटेड। जैसे ही हमने जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा कि हाँ चलो मेरी फ्रेंड की मैरिज सेरेमनी है, तो वहाँ पे अब क्या है, मुझे ड्रेस पहन के जानी है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए, ये है प्रॉब्लम। तो अब जितने भी अल्टरनेटिव्स हो सकते थे वो सब हम जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव्स क्या है, यहाँ पे लड़की है तो वो साड़ी, सलवार सूट या लहंगा, शादी है, मैरिज है तो लहंगा, सलवार सूट या साड़ी, तो उसके पास ये उसने अल्टरनेटिव्स जनरेट करे हैं कि या तो वो साड़ी पहन कर जाएगी, या तो सलवार सूट पहन के जाएगी, या तो वो लहंगा पहन के जा सकती है। तो ये उसने अल्टरनेटिव्स जनरेट करे। अब थर्ड है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो हमने अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट करे हैं, जनरेट करे हैं, उनको इवेलुएट करना। वी इवेलुएट ऑल द जनरेटेड अल्टरनेटिव्स विद रेफरेंस टू इट्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। यानी कि जो भी हमने अल्टरनेटिव्स जनरेट करें उनको हम इवेल्युएट करते हैं, उनको हम देखते हैं कि जो हमने अल्टरनेटिव्स, जो हमने ऑप्शंस सिलेक्ट करे हैं वो सही हैं, गलत हैं, या फिर उनके कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उनके बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, हम उनको जज करते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल के रूप में दिया था कि वो जो लड़की कोई एक लड़की है, उसको अपनी फ्रेंड के मैरिज सेरेमनी में जाना है, तो उसने साड़ी, सलवार सूट और लहंगा ये उसने अल्टरनेटिव जनरेट करें। अब वो इवेल्युएट कैसे करेगी कि टुडेज़ वेदर इज़ लिटिल चिली दैन अदर डेज। आज का जो मौसम है, जो वेदर है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, थोड़ा चिली मौसम, थोड़ा ठंडा मौसम है। इवन आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। और दिनों से आज का मौसम ज़्यादा ठंडा है और आज मैं अच्छा भी फील नहीं कर रही हूँ, ठीक भी फील नहीं कर रही हूँ। इफ़ आई वेयर सलवार सूट दैट वुड बी बेस्ट फॉर मी एज इट कुड प्रोटेक्ट मी मोर फ्रॉम द कोल्ड वेव्स बेटर देन लहंगा और साड़ी। तो लड़की क्या सोच रही है कि अगर वो सलवार सूट पहनेगी, सूट सलवार पहनेगी, तो वो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो उसे ठंडी हवाओं से भी बचाएगा, और जो लहंगा और साड़ी होती है वो इतनी ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी जितना कि सलवार सूट उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये उसने इवेल्युएट करा इन अल्टरनेटिव्स को कि साड़ी और जो लहंगा है वो उसे ठंड से नहीं बचा पाएंगी, बट जो सलवार सूट है वो उसे ठंड से बचा लेगा। तो यहाँ पर उसने क्या करा, इन जो अल्टरनेटिव्स थे उसके पास, उन्हें इवेल्युएट करा। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, चूजिंग एन अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव थे उनमें से एक चूज़ करना। अब उसने इवेल्युएट तो कर ही लिया था कि आज ठंड है तो मैं सलवार सूट मुझे ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा साड़ी और लहंगा से। तो चूजिंग एन अल्टरनेटिव में क्या, जो भी हमने अल्टरनेटिव्स लिए उनमें से एक को चूज़ करना। इन दिस स्टेज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड। जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसे सिलेक्ट करना, और यहाँ पे उसने क्या सिलेक्ट करा, सलवार सूट। अब फिफ्थ क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना। इम्प्लीमेंट मतलब दिस इज एन एक्शन टेकिंग स्टेज। ये जो स्टेज है ये एक एक्शन टेकिंग स्टेज है, यहाँ पे हम एक्शन लेते हैं जो भी हमने डिसीजन लिया उसको लेकर के। वेयर यू इम्प्लीमेंट योर सिलेक्टेड अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे जो भी हमने अल्टरनेटिव सिलेक्ट करा है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे वो क्या कर रही है लड़की, आयरन क्लोथ्स एंड गेट ड्रेस्ड, यानी कि अपने कपड़ों को आयरन कर रही है और ड्रेस्ड अप हो रही है, यानी कि तैयार हो रही है। अब सिक्स्थ क्या है, इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस। जो भी हमने डिसीजन लिया है उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, देखना कि जो हमने डिसीजन लिया वो सही है या नहीं। इन द लास्ट स्टेज यू इवेल्युएट योर डिसीजन। लास्ट स्टेज में हम अपने डिसीजन को इवेल्युएट कर रहे हैं एंड मॉडिफाई इट, और उसे मॉडिफाई भी कर रहे हैं। मॉडिफाई जैसे एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी भी हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करना। यहाँ पे एग्जांपल में क्या दे रखा है, लुक इन द मिरर। हम मिरर में देख रहे होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए कि जो हमने ड्रेस पहनी है वो हम पार्टी में जाने के लिए अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही थी कि हम पार्टी में जा रहे हैं तो हमें ड्रेसअप होना है अच्छे से, और मतलब अच्छे से तैयार होकर के जाना है। तो लुक इन द मिरर, डिसाइड इट लुक्स गुड बट माइट नीड टू चेंज सैंडल्स, कि हम अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन हमें क्या मॉडिफिकेशन करने की, जो सैंडल्स है वो अच्छे नहीं लग रहे तो हम उसे चेंज कर लेंगे। तो ये हमें रिक्वायरमेंट थी कि हमें सैंडल्स अच्छे नहीं लग रहे, तो हमने क्या मॉडिफिकेशन करी कि हमने उसे चेंज कर लिया। तो ये थी पूरी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव एरर्स इन डिसीजन मेकिंग। कौन कौन से कॉग्निटिव एरर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में। अब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो उस कॉग्निटिव प्रोसेस में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। तो कौन कौन से एरर्स होते हैं, यहाँ पे 2 एरर्स बता रखे हैं हमें कि 2 एरर्स आते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में। फर्स्ट ह्यूरिस्टिक्स, सेकेंड बाइसेस। अब हम आगे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये ह्यूरिस्टिक होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और बाइसेस क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है आवर ब्रेन
रिसीव्स काउंटलेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एवरी सिंगल सेकेंड। हम हर सेकेंड में हम क्या है, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होता है हमारे एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहा होता है हमारा ब्रेन। हमारे आसपास इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इतने सारे स्टिमुलस होते हैं कि हम हर स्टिमुलस को तो हम सोच समझ के नहीं उस पर ध्यान दे पाते, बट हमारा जो ब्रेन है वो सभी स्टिमुलस को परसीव कर रहा होता है, बट सिलेक्ट हम उसमें से किसी एक को ही करते हैं, लीडिंग टू ट्रेमेंडस कॉग्निटिव लोड ऑन मेंटल प्रोसेस। यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो हर सेकंड बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, स्टिमुलस, उनको परसीव कर रहा होता है हर सिंगल सेकंड में। एनवायरनमेंट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उन सबको परसीव कर रहा होता है, लीडिंग टू अ ट्रेमेंडस कॉग्निटिव लोड ऑन मेंटल प्रोसेस, जिससे कि हमारी जो मेंटल प्रोसेस है उस पर एक लोड पड़ता है, एक कॉग्निटिव लोड पड़ता है हमारी मेंटल प्रोसेस पे। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू मैनेज दिस कॉग्निटिव लोड वी अनकॉन्शियसली यूज सम मेंटल फार्मूलाज। और इस लोड को कम करने के लिए स्टडीज़ ने क्या बताया कि हम इस लोड को कम करने के हम अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, कुछ मेंटल फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। अब हम जानबूझ करके उन फार्मूलाज को अप्लाई नहीं करते, या अपने आप को हमें पता नहीं होता कि वो फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, बट जो हम अनकॉन्शियसली क्या करते हैं कि वो फार्मूलाज हमारा ब्रेन खुद ही अप्लाई कर लेता है। तो वो मेंटल फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं? ऑन दी वन हैंड दीज मेंटल फार्मूलाज हेल्प अस मेकिंग द डिसीजन क्विक, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, यानी कि एक तरफ क्या होता है, ये जो मेंटल फार्मूलाज क्या करते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग को क्विक करते हैं, यानी कि हम बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड इट ऑल्सो लीड्स टू इनकरेक्ट कंक्लूजन, कि हम एक गलत ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉग्निटिव एरर, जिसे कि क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव एरर। तो ये होता है कॉग्निटिव एरर कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे ब्रेन के ऊपर इतना प्रेशर बनता है कि हमारे ब्रेन को क्या करना पड़ता है, हम अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे मेंटल फार्मूलाज को अप्लाई कर लेते हैं। और उन मेंटल फार्मूलाज क्या करते हैं, एक तरीके से एक तरफ तो वो हमारे जो ब्रेन का लोड है उसे कम करते हैं और डिसीजन को क्विक करते हैं, बट दूसरी तरफ ही क्या होता है कि कभी कभी जो एक इनकरेक्ट कंक्लूजन पर हम पहुंच जाते हैं, विच इज़ कॉग्निटिव एरर। अब जो फर्स्ट कॉग्निटिव एरर है वो है ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है, इट इज़ अ मेंटल शॉर्टकट, ये एक मेंटल शॉर्टकट होता है दैट हेल्प्स अस इन टेकिंग अ डिसीजन, जो कि हमें डिसीजन टेकिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि वो मेंटल शॉर्टकट्स जो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हमें डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं बाय डिक्रीजिंग कॉग्निटिव लोड को डिक्रीज करके। इवन दो दीज ह्यूरिस्टिक्स आर वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग एन एवरीडे डिसीजन, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जो ये ह्यूरिस्टिक्स हैं ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी डे टू डे लाइफ में हमें डिसीजन लेने होते हैं उसमें बहुत हेल्प करते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लॉलेस प्रोसेस। ये हर बार एक फ्लॉलेस प्रोसेस नहीं होती, समटाइम्स इट लीड्स टू एन इनकरेक्ट डिसीजन। कभी कभी क्या करते हैं कि एक इनकरेक्ट डिसीजन भी इसकी वजह से हम ले लेते हैं। यानी कि ह्यूरिस्टिक क्या है, वो बहुत मेंटल शॉर्टकट्स हैं जिसकी वजह से हम डे टू डे लाइफ में अपने डिसीजंस ले पाते हैं, बहुत उसमें हेल्प मिलते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, बट इसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत सी गलतियाँ भी कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डिसीजन होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अब कौन कौन से ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, अब इसमें टाइप्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स भी हैं। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, वी यूज़ दिस मेंटल शॉर्टकट व्हेन वी हैव टू मेक अ जजमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी। जब हमें किसी संभावना को जज करना होता है उस टाइम पर हम इस मेंटल शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। यानी कि जब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि हम ये चीज़ होगी या नहीं होगी, जब हम इस सिचुएशन पर होते हैं उस टाइम पर हम इस ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हैं। It helps us in deciding whether a stimulus belongs to a particular category or not based on the degree of similarity in their characteristics. अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझें कि जैसे कि आप किसी नए पर्सन से मिले, ठीक है, अब आपको जज करना है कि वो आपकी फ्रेंड बनाने के लायक है या नहीं है। आपकी फ्रेंड्स की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन देयर करेक्टरिस्टिक्स। यानी कि मान लो आप किस तरीके का फ्रेंड्स चाहते हो अपने लिए, कि वो आपके लिए लॉयल भी रहे, आपकी हेल्प भी करे, आपके साथ हंसी मजाक भी करे, बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहता हो या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हो, बिल्कुल चुप ना रहता हो या फिर बहुत चुप रहता हो। तो आपकी जो कैटेगरी आपने जो सिलेक्ट कर रखी है अपने फ्रेंड्स के लिए कि मुझे इस तरीके के फ्रेंड्स चाहिए, तो उस कैटेगरी में वो पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी जब हम जज कर रहे होते हैं, किसी पर्सन को जज कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सिचुएशन को, तो वहाँ पर हम इस ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हैं, उस डिसीजन मेकिंग में इस ह्यूरिस्टिक का यूज़ करते हैं। अब ये हमें हेल्प भी कर सकता है और ये हमारे उस डिसीजन को गलत भी कर सकता है। अब जैसे कोई फ्रेंड, जिस पर्सन से आप मिले, जिसको आप फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो हो सकता है उसने अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कराओ कि वो बहुत अच्छा है या फिर जैसा आपको फ्रेंड चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, बट जब आप उसे फ्रेंड बना लो, जब आप उसे फ्रेंड बना लो उसके बाद आपको पता चले अरे ये तो बहुत बेकार था,
ये तो मेरा सिर्फ बुरा ही चाह रहा था। तो वो क्या हो गया कि आपने जो भी सोच रखी थी कि मेरा फ्रेंड इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, फिर आपको जो आपने जो डिसीजन मेकिंग करी थी उस टाइम पर, वो क्या थी, वो गलत थी। इस ह्यूरिस्टिक की वजह से वो क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि आपने तुरंत एक जजमेंट दिया। आपने एक प्रोबेबिलिटी जो थी कि हाँ शायद ही मेरा फ्रेंड हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, वहाँ पे क्या आपने एक जजमेंट रखी। और जो ये मेंटल शॉर्टकट था, ये जो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक था, ये इसने अपना काम करा कि आपने अपनी फ्रेंड की कैटेगरी में, वो जो कैटेगरी बना रखी होती है उसमें आपने अपनी फ्रेंड को, उस पर्सन को डाल दिया। और बाद में आपको क्या मिला कि बाद में आपके साथ क्या हुआ कि उस पर्सन ने आपको चीट करा या फिर आपके साथ कुछ बुरा करा, आपके बारे में किसी और फ्रेंड से अपनी बुराई कर दी या फिर और कुछ। तो ये क्या था, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। अब सेकंड है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक सजेस्ट दैट द ईज with which an instance can be recalled or available to our mind is considered as more prevalent. Thus, this heuristic judges the importance of an event based on its frequency of availability to our mind. इस ह्यूरिस्टिक में क्या है कि हम अवेलेबिलिटी, हमारा ब्रेन देखता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी सिचुएशन, वो कितनी फ्रिक्वेंटली हमारे ब्रेन में जो उसकी इन्फॉर्मेशन वो अवेलेबल है, हम कितने बार उसे रिकॉल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उससे इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, उससे आप रोज़ मिलते हो, वो रोज़ आपके आंखों के सामने रहते हैं, आप उस रोज़ उससे मिलते हो, बात करते हो, तो आपकी ब्रेन में जो इमेज है, जो फेस है या फिर जो बातें, वो क्या रिकॉल होती रहती हैं। आप उससे रोज़ मिलते हो, आपको रोज़ याद रहती है उनकी। बट अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपसे 3-4 साल से आपसे मिला नहीं है, आपसे बात नहीं करी, तो क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रखोगे। बट जिनसे आप रोज़ मिल रहे हो उससे आप उनके लिए आपकी इंपॉर्टेंस जो थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो वो इसमें यही बता रखा है कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में कि ये जो ह्यूरिस्टिक है ये जज करता है किसी भी इवेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को, उसकी इंपॉर्टेंस को जज करता है इस बेसिस पे कि वो कितनी फ्रिक्वेंटली वो अवेलेबल हो रहा है हमारे माइंड को, हमारी ब्रेन को कितनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हो रही है उसकी इमेज या फिर वो साउंड या फिर वो इवेंट। तो वो क्या है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट है थर्ड, फ्रेमिंग इफेक्ट्स। थर्ड ह्यूरिस्टिक है फ्रेमिंग इफेक्ट्स। Our tendency to interpret the same message differently depending upon how it has been presented or framed. यानी कि हमारी आदत किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मैसेज को इस तरीके से इंटरप्रेट करने की, डिफरेंटली तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से इंटरप्रेट करने की, इस बेसिस पे कि वो किस तरीके से हमें प्रेजेंट हुआ है, किस तरीके से उसे फ्रेम्ड करा गया है, वो क्या है, फ्रेमिंग इफेक्ट। यानी कि कोई भी चीज़ है हमारे सामने, उसको इस तरीके से फ्रेम करा गया है कि वो बहुत अच्छी है, तो हम उसे अच्छे रूप में देखते हैं। अगर वही चीज़ हमारे सामने एक नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करी गई है, नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करी है, की गई है, तो हम उसे एक नेगेटिव वे में देखते हैं। अब इसका अच्छा एग्जांपल है कि जैसे आप मूवीज़ देखते हो, अब आपकी कोई फेवरेट एक्टर्स है या एक्ट्रेस है, उसको आपने एक मूवी में देखा कि वो बहुत विलन का रोल प्ले कर रहा है, वो पर्सन, वो एक्टर, ठीक है, बहुत एक विलन का रोल प्ले कर रहा है, तो आपके लिए, आपकी नज़र में उसकी क्या है, एक नेगेटिव इमेज है उस फिल्म को लेकर के, क्योंकि आपके सामने उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से करा गया कि वो बुरा है। बट उसी पर्सन को जब आप किसी और मूवी देखते हो एज अ हीरो या फिर एज अ मेन कैरेक्टर, तो क्या है, आपके सामने उसकी इमेज जो है वो उस तरीके से बनती है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि आपको इस तरीके से आपके सामने उसको रिप्रेजेंट करा गया है। तो ये था फ्रेमिंग इफेक्ट। तो आपने क्या डिसीजन अपने माइंड में ले लिया कि अरे ये बहुत अच्छा है या फिर ये बहुत बुरा है, इस बेसिस पे कि वो किस तरीके से आपके सामने फ्रेम करा गया है। बट एक्चुअल में हो सकता है कि वो पर्सन कुछ अलग ही हो। अगर आपने उसे बहुत अच्छा माना है, आपने डिसीजन लिया कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, हो सकता है वो रियलिटी में बहुत बेकार हो। बट आप अगर, जैसे बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हम पुरानी जो फिल्में देखते हैं तो उसमें क्या है कि जो अमरीश पुरी है या फिर और भी जो एक्टर्स हैं जो विलन का रोल ज़्यादा प्ले कर देते हैं, हम उन्हें बुरा ही समझते थे कि हाँ ये तो रियलिटी में भी बुरे ही होंगे। बट एक्चुअल में रियलिटी में हो सकता है कि वो बुरे ना हो। तो ये क्या है, हमने क्या फ्रेमिंग करी अपने ब्रेन में, क्या है, ये ह्यूरिस्टिक ने क्या करा कि हमारे ब्रेन में ये फ्रेमिंग कर दी कि वो पर्सन बुरा है, हमने ये डिसीजन ले लिया। तो ये था फ्रेमिंग इफेक्ट। अब लास्ट है इसमें एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक। इसमें है अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूरिस्टिक, इस ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग टू टेक अ डिसीजन वी स्टार्ट विद अ रेफरेंस पॉइंट विच एक्ट्स लाइक अ एंकर एंड देन वी इवेलुएट एंड एडजस्ट आवर डिसीजन विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन। एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक में क्या है कि जब भी हम कोई एक डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम स्टार्ट क्या करते हैं उस डिसीजन लेने में कि हम रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि एंकर की तरह काम करता है, और फिर न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम जो डिसीजन होते हैं उसको चेंज करते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं या इवेल्युएट करते हैं। तो ये होता है एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक। जैसे कि हमने अभी ड्रेस वाला जो एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि हमने ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट में, क्योंकि हमें पार्टी में जाना है, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था कि हमें पार्टी में जाना है, तो हमें पार्टी ड्रेस सेलेक्ट करनी है।
बट हमने इवेल्युएट और बाद में एडजस्ट क्या करा, जब हमने मिरर में देखा हमने अपने आप को कि हमें पार्टी में जाना है, बट जो सैंडल्स थी वो मैच नहीं करी थी, तो हमने क्या एडजस्टमेंट करके हमने सैंडल्स चेंज कर दी। तो हमने ये इवेल्युएट करके हमने क्या करा, सैंडल्स चेंज कर दी, हमने एडजस्ट करा डिसीजन में। तो ये था एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक। अब यहाँ पे सारे ह्यूरिस्टिक्स खत्म हो गए हैं। अब लास्ट पॉइंट है इधर, बायसेस क्या होता है। बायसेस मतलब डिसीजन मेकिंग में जो गलतियाँ हो जाती है उसे बोलते हैं बायसेस। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉमन बायसेस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, टोटल 4 हैं, जिसमें फर्स्ट है इल्यूजनरी कोरिलेशन। अभी जो कोरिलेशन है ये आपने इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में पढ़ा होगा कि कोरिलेशन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में आपने कोरिलेशन पढ़ा होगा। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज हो रही है, ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक की डिमांड घट रही है तो दूसरे वेरिएबल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये होता है नेगेटिव कोरिलेशन। बट दोनों जो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना क्या होता है, कोरिलेशन। उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना, ये तो कोरिलेशन होता है स्टैटिस्टिक्स में। अब यहाँ पर कोरिलेशन का क्या मतलब है, इस इल्यूजनरी कोरिलेशन का क्या मतलब है। दस इल्यूजनरी कोरिलेशन, जो इल्यूजनरी कोरिलेशन है, रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच वी अनरियलिस्टिकली कंसीडर अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि इल्यूजनरी कोरिलेशन यानी कि जब हम अनरियलिस्टिकली, देखो इल्यूजनरी यानी इल्यूजन, जब अपने दिमाग में ऐसी सिचुएशंस जिनको हम अपने दिमाग में कंसीडर करते हैं कि ये जो सिग्निफिकेंट दो वेरिएबल्स के बीच में हम अपने अनरियलिस्टिकली हम रिलेशनशिप बना देते हैं। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल के रूप में हम इसे देखेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जजिंग समवन फ्रॉम देयर प्रिवलेंट स्टेरियोटाइप्स। यानी कि अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले कि कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो गांव से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, किसी एक विलेज से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हाँ जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो क्या होता है, उनमें इतनी नॉलेज नहीं होती, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, फिर उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या फिर वो इतने मैच्योर नहीं होते, इतने स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते हम लोगों से। कुछ लोगों की सोच इस तरीके की होती है, तो वो क्या है कि उन्होंने कुछ स्टेरियोटाइप्स बना रखे हैं लोगों को लेकर के। या फिर जो गांव के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं वो क्या ज़्यादा चालाक होते हैं, सिर्फ पैसों से मतलब होता है, धोखाधड़ी करते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो ये क्या है, हमने कुछ स्टेरियोटाइप्स बना रखे हैं। या फिर जैसे हम बोलें कि पाकिस्तान, अब हम भारतीय हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं सब बेकार है, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग थोड़े बहुत, एक दो कोई अच्छा भी हो सकता है। अब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनकी नज़र में क्या कि भारतीय जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो सब क्या, वो सब बुरे हैं। तो ये क्या हमने स्टेरियोटाइप्स बना रखे हैं ये हम रिलेशनशिप बना लेते हैं अपने आप कि ह्यूमंस का उनकी प्लेसेस के साथ, कि जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो ऐसे हैं, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं वो इस तरीके के हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा लड़ाकू हैं, या फिर जो पंजाब से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा लड़ाकू हैं, या फिर जो गुजरात से बिलोंग करते हैं वो ज़्यादा लालची हैं। इस तरीके से हमने क्या है कुछ स्टेरियोटाइप्स बना रखे होते हैं, और भी अलग अलग तरीके से स्टेरियोटाइप्स बना रखे होते हैं लोगों के लिए। कि जैसे होते हैं ना कि लड़कियां कहते हैं कि जो लड़के होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, सब बेकार होते हैं, और जो लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं, सब लड़कियां लालची होती हैं। तो ये क्या है, कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं। ये इल्यूजनरी कोरिलेशंस हमने बना रखे हैं, और जिनकी वजह से जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसमें एरर्स आते हैं, उसमें गलती होती है, बायसेस आते हैं। तो ये क्या थे, इल्यूजनरी कोरिलेशंस, हमने कुछ कोरिलेशंस बना रखे हैं। अब सेकंड है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से तो आप समझ ही गए होंगे कि जब हम कुछ ज़्यादा ही हवा में होते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में क्या, डिसीजन मेकर्स हैव अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट देयर स्किल्स एंड एबिलिटी, दस लीडिंग टू पुअर जजमेंट। यानी कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन ले रहे होते हैं, ज़्यादातर उनकी क्या आदत हो जाती है कि वो अपने आप को ज़्यादा ही समझते हैं, मतलब अपने स्किल्स पे, अपनी एबिलिटीज़ पर वो कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा उस पर डिपेंड हो जाते हैं, या फिर अपने स्किल्स को, एबिलिटीज़ को दूसरों से ज़्यादा समझते हैं। हो सकता है कि दूसरों में ज़्यादा एबिलिटीज़ हो, दूसरे के स्किल्स ज़्यादा अच्छे हों, बट जो हमारे स्किल्स हैं हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही ऊपर समझते हैं, जिसकी वजह से कि हम पुअर जजमेंट करते हैं उस टाइम पे। वाई वी टेंड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन, और हम अपने डिसीजन को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वी टेंड टू इग्नोर आवर प्रीवियस एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डू नॉट वांट टू जज एज रॉन्ग। ऐसा क्यों होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि या तो हम अपनी पिछली जो परफॉर्मेंसेज होती हैं उनको भूल जाते हैं, उनको इग्नोर करना चाहते हैं, या फिर जो भी हम अभी काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट, हम उसमें अपने आप को गलत नहीं साबित करना चाहते, अपने आप को हारता हुआ नहीं देखना चाहते, तो हम ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम दूसरों को अपने से कम समझते हैं। तो ये था ओवर कॉन्फिडेंस, कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हम जो हमारा डिसीजन होता है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। इसमें थर्ड है हिंडसाइट बायसेस। हिंडसाइट बायस क्या होता है, ऑल्सो नोन एज न्यू इट ऑल अलोंग इफेक्ट। हिंडसाइट बायस occurs when retrospectively thinking about a problem situation, people claim that they knew beforehand about the outcome of the problem situation in the past.
ये जो हिंडसाइट बायस है ये क्यों ओकर होता है? ये जब होता है, जब हमारे साथ बार बार ऐसा होता है कि जैसे आपने लोगों को बोलते हुए सुना था कि हम, जैसे कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई इवेंट हो जाता है, उसके बाद कि हाँ मुझे तो पता था कि ये तो ऐसे ही होगा, या फिर कोई पर्सन किसी पर्सन के ऊपर जजमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ मुझे तो पता है कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, ये तो, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो पहले से ही पता था कि ये तो फेल ही होगा, है ना। तो ये जब बार बार चीज़ें होने लगती है, उसके बाद ये जो हिंडसाइट बायस है ये ओकर होती है, जिसमें कि क्या होता है कि लोग क्या क्लेम करते हैं कि ये जो इवेंट हुआ, ये जो सिचुएशन हुई है, ये जो भी प्रॉब्लम थी, इस सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम थी, इसका जो आउटकम है, इसके बारे में तो हमें पहले से ही पता था कि हाँ इसका प्रॉब्लम का आउटकम तो यही आएगा। तो ये क्या था, हिंडसाइट बायस, कि हम पहले से कहने लग जाते हैं कि हाँ मुझे तो पता ही है कि इस सिचुएशन में क्या, इसका जो सोल्यूशन है क्या होने वाला है, ठीक है, या फिर ये जो प्रॉब्लम है इसका आउटकम क्या निकलेगा, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं, या फिर कोई पर्सन हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो इसका जो नतीजा ये क्या आने वाला है, कि कुछ तो बुरा ही होने वाला है या फिर कुछ तो अच्छा ही होने वाला है। ये होता है हिंडसाइट बायस। ये जब बार बार ये चीज़ें होती है, इसके बाद ये क्रिएट होने लगते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि फिर हम अगर कोई काम भी कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ इसका नतीजा तो ये आ सकता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ पहले भी तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम जो नतीजा हम सोच रहे थे कि ये आ सकता है और वही आया था, तो इस बार भी जो हम सोच रहे हैं वही आएगा, तो इसको सोल्व ही मत करो, ये करो ही मत, कुछ और करो। हो सकता है जो हम कर रहे थे वो सही हो, बट ये जो हिंडसाइट बायस है इसकी वजह से हम क्या है, उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। जो स्ट्रैटेजी हम पहले यूज़ कर रहे थे उस स्ट्रैटेजी को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं इसका नतीजा तो ये आएगा, हम अपने आप से ही सोच लेते हैं इसका आउटकम तो ये आएगा, जो कि गलत है, तो हम नहीं करते हैं, और हमने करा कुछ नहीं है, बट हमारी जो सोच थी कि जो हम सोच रहे हैं आउटकम आएगा वही आएगा, और इस स्ट्रैटेजी से वही आउटकम आएगा, तो हम इसको नहीं अप्लाई करते हैं, हम कोई दूसरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये था हिंडसाइट बायस। अब लास्ट है कन्फर्मेशन बायस। This is the tendency to search only for information that will confirm one's initial hunch or hypothesis and to overlook or ignore other information. ये जो कन्फर्मेशन बायस है, इसमें क्या है कि ये जो टेंडेंसी होती है कि जो भी एक इन्फॉर्मेशन जो कि कंफर्म किसी की एक वंस इनिशियल हाइपोथेसिस है उसी को बनाए रखना, और जितनी भी दूसरी जो अदर इन्फॉर्मेशन उनको इग्नोर कर देना। अब इसको एग्जांपल के रूप से ही समझेंगे जब भी समझ में आएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपको पता ही होगा कि हिंदू मैरिज में जब हिंदू लड़की की शादी होती है, जब हिंदू मैरिज होती है तो उसमें क्या लड़की रेड पहनती है या तो पिंक पहनती है, बट जो मुस्लिम मैरिज होती है उसमें ग्रीन पहनते हैं। या फिर ये होगा कि आपने देखा होगा कि जो हिंदू मैरिज होती है उसमें ब्लैक नहीं पहनते, हिंदू मैरिज में बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पहनते, बट जो आपने फ़ॉरेन में शादियाँ देखी होंगी जिसमें कि वो लोग जब लड़की की शादी होती है तो उसमें वाइट पहन सकते हैं, जबकि हिंदू मैरिज में ना वाइट पहनते हैं शादी के बाद, ना तो लड़की वाइट पहन सकती है ना वो ब्लैक पहन सकती है, बट जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसमें कहते हैं कि शादी वाले दिन ही वाइट पहनते हैं। तो ये कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ हाइपोथेसिस होते हैं जो कि हमारी पहले से चलती आ रही है, इनिशियल से, स्टार्टिंग से चलती आ रही है, और उन्हीं पे अड़े रहते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही होना चाहिए, ये जो रीति रिवाज रिचुअल्स हैं ये इस तरीके से ही चलते रहने चाहिए, चाहे दुनिया कितनी चेंज हो रही है हम चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये तो कन्फर्मेशन बायसेस। अब है तो कलर्स ही, बट उन कलर्स के ऊपर भी हमने बांट रखा है कि नहीं, जो पुराने रिचुअल्स चलते आ रहे हैं कि वाइट नहीं पहनना है या ब्लैक नहीं पहनना है, उसी इन्फॉर्मेशन पे अडिग रहना। और जो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि दुनिया जैसे कल्चर चेंज हो रहा है, मतलब दुनिया चेंज हो रही है, लोगों की सोच बदल रही है, उसके साथ ना बदलना, ये होते हैं कन्फर्मेशन बायस। आई होप कि आपको सारी जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आए हों, एग्जाम्पल्स भी समझ में आए हों। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आप उसको भी कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनकी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक से बहुत 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 मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच।